नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, जैसा कि हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकारों के बारे में हम कहाँ तक पहुँचे थे? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो यहाँ हम पहुँचे थे और अनुच्छेद 25 हमने पढ़ लिया था। आज उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपका वेलकम है मेरी क्लास में। और फिर एक सुविचार जो आपको पढ़ाई करने के लिए और क्या करेगा, एनर्जी देगा। अगर ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, अगर ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी को जीना है, अगर आपको ज़िंदगी को जीना है तो आगे बढ़कर देखो। ज़िंदगी को समझने के लिए हम अपनी क्या देखेंगे, परेशानियाँ देखिए। क्या परेशानियाँ हो रही हैं हमें, क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं, क्या हमें इन्हीं के साथ आगे जीते जाना है या हमने अपने लाइफ में कुछ सुधार करना है? तो दोस्तों, अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ सुधार करना है और हमने अपनी लाइफ को और बेटर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए हमें मुश्किलों से, कठिनाइयों से भी लड़ना पड़ेगा। तभी तो हमें सफलता मिलेगी अपनी ज़िंदगी में। जो भी हम हासिल करना चाहते हैं तभी हमें सफलता मिलेगी। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मैं आपको पढ़ा रही थी और वो पढ़ा रही थी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। तो दोस्तों, अनुच्छेद 25 हमने पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 26। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जो धर्म कार्यों के संचालन में अपना योगदान दे रहे हैं, मतलब जो संचालन कर रहे हैं, जो भी पूजा है, पाठ है, इसमें जो भी अपना कार्य कर रहे हैं धर्म से रिलेटेड, तो वह प्रबंध के कार्य भी देख सकते हैं। मतलब प्रबंध भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी नहीं है, उसमें अपना कौन सा हमने सुधार करना है, तो ये चीज़ भी देख सकते हैं। और वो देख सकते हैं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अनुच्छेद 27 में क्या आएगा? अनुच्छेद 27 के द्वारा राज्य कभी भी जनता से धर्म के नाम पर टैक्स नहीं मांगेगा। जैसे हमें देना पड़ता है ना, इनकम ज़्यादा हो गई है तो इनकम टैक्स देना है, ठीक है। फिर हाउस टैक्स देना है, सफाई टैक्स देना है, सफाई करवा रहे हैं तो सफाई टैक्स देना है, घर में रह रहे हैं तो उसका टैक्स देना है। लेकिन हमें क्या नहीं देना है, धर्म के नाम पर हमें टैक्स नहीं देना है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत ये आता है। अब अनुच्छेद 28 के अंतर्गत क्या आता है कि ऐसे शिक्षा संस्थान जो राज्य चलाता है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। वही बोला हुआ है ना, अनुच्छेद के द्वारा 27वें अनुच्छेद के द्वारा राज्य कभी भी जनता से धर्म के नाम पर टैक्स नहीं मांगेगा। और अनुच्छेद 28 के अंतर्गत क्या है कि ऐसे शिक्षा संस्थान जो राज्य चलाता है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा भी नहीं दी जा सकती, ठीक है। क्या नहीं दी जा सकती? धार्मिक शिक्षा भी नहीं दी जा सकती। निजी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, अगर बच्चा लेना चाहे तब दी जा सकती है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती उसे धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जा रही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है वहाँ भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब देखते हैं संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इस अधिकार को दोस्तों अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कह दिया जाता है। कौन से? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में कि अल्पसंख्यकों से रिलेटेड जो अधिकार है वो कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30, ठीक है, आप ये बोलेंगे। तो इसी अधिकार को अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कह दिया जाता है और यह है, देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, ठीक है दोस्तों।
तो अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। और अनुच्छेद 29(1) में क्या है कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति है, उन्हें अपनी प्रथाओं को बनाए रखने का अधिकार होगा। कि जिसकी भाषा भी है, लिपि भी है, संस्कृति भी है, तो उनको अपनी प्रथाओं को बनाए रखने का अधिकार होगा, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 2। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई भी शिक्षा संस्थान बनाया गया है तो वहाँ किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या कह रहा है ये अनुच्छेद 29(2) कि इसमें अगर राज्य के द्वारा कोई शिक्षा संस्थान बनाया गया है तो धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। जाति, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत आता है। ठीक है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है देखते हैं। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार भी होता है। क्या कह रहा है ये अनुच्छेद 30 कि इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन्हें अपनी शिक्षा संस्थाएं और प्रशासन चलाने का भी उसमें अधिकार होगा। ठीक है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अधिकार, और इसके अंतर्गत देखते हैं क्या आता है। और यह कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 32। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में। तो दोस्तों इसमें जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें यदि कोई भी व्यक्ति क्या करे, इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसमें क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप करती है। अगर मौलिक अधिकारों का कोई भी व्यक्ति, नागरिक उल्लंघन करता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप करती है। और अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के उल्लंघन करने वालों पर रिट भी लगा सकती है। रिट लगा सकती है। रिट क्या होती हैं ये आपको मैं आगे बताऊंगी। ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या कहा, आत्मा कहा। कि अनुच्छेद जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो यह क्या है, संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 226 उसमें तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है क्या लगाएगा, हस्तक्षेप करेगा अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। और इसमें अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने वालों पर रिट जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है। अनुच्छेद 32(2) इसमें क्या बताया गया है, 5 रिटों का वर्णन किया गया है। जो 5 रिट जो बोली थी ना कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर क्या होगा, कार्यवाही होगी, रिट जारी की जाएगी। तो वह रिट की बात किस में आती है, अनुच्छेद 32(2) में आती है। और ये 5 रिटों क्या है, 5 रिट है। एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, फिर प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण। ये 5 रिट हैं जिनके द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वालों पर इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है। एक बार और देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेक्षण। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमें पता भी होने चाहिए। हमारी जीके के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक आता है। ठीक है। अनुच्छेद
अनुच्छेद 26 में क्या बोला गया है कि जो मतलब अपने धार्मिक कार्यों को देख रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रबंध के कार्य भी कर सकते हैं। ऐसा किसी में बोला गया, अनुच्छेद 26 में। फिर अनुच्छेद 27 में क्या बोला गया कि राज्य जो है धर्म के नाम पर क्या नहीं मांगेगा, टैक्स नहीं मांगेगा। जैसे इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, सफाई टैक्स आदि मांगा जाता है, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं मांगेगा, ठीक है, धर्म के नाम पर नहीं मांगा जाएगा। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है, ऐसे शिक्षा संस्थान जो राज्य चलाता है वहाँ पर भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन निजी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है अगर बच्चा चाहे तो, ठीक है। और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार ये किस में आते हैं, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। और इन्हीं अधिकारों को क्या कह दिया जाता है, अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कह दिया जाता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या आता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का इसमें क्या किया गया है, संरक्षण किया गया है। और अनुच्छेद 29(1) के अंतर्गत कि यदि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उन्हें अपनी प्रथाओं को बनाए रखने का क्या होगा, अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई भी शिक्षा संस्थान बनाया गया है तो वहाँ किसी भी व्यक्ति को शिक्षा संस्थान वहाँ बनाया गया है अगर राज्य के द्वारा, 29(2) में बोला गया है, ठीक है, अनुच्छेद 29(2) में कि राज्य के द्वारा अगर कोई भी शिक्षा संस्थान बनाया गया है तो वहाँ पर धर्म, जाति, भाषा, इन मूलवंश के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे सरकारी स्कूल हो गए ना, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, वहाँ सब समान है। देखिए वहाँ मिड डे मील होता है, बच्चों के लिए मिड डे मील शुरू किया है और बच्चे सब एक साथ मिलकर, चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, सब एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। तो यही है कि जो राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी शिक्षण संस्थान खोले गए हैं उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसके अंतर्गत क्या है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को खोलने का और उन पर प्रशासन चलाने का भी अधिकार होगा। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाएं खोल रहे हैं, ठीक है। और फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसे क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा संविधान की आत्मा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इसमें यदि कोई भी व्यक्ति इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अपनी कार्यवाही करेगा। और इसके लिए 5 रिट भी जारी की गई हैं। और फिर कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत, देखिए पहले अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकार मिला है और सुप्रीम कोर्ट जो है रिट भी लगा सकती है उन पर, ठीक है। और 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने पर क्या दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उन पर भी कार्यवाही करेगा, ठीक है, रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 32(2) में 5 रिटों का वर्णन किया गया है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक बार और पढ़िएगा और अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, रोज़ थोड़ा करके ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो एक दिन आप समंदर बन जाएंगे, है ना दोस्तों। क्योंकि समंदर भी ऐसा ही होता है कि उसमें थोड़ा पानी इकट्ठा होता रहता है और एक दिन वो समंदर बन जाता है, ऐसा कहा जाता है ना। तो वैसे ही हमारा ज्ञान का भंडार है, एक दिन में तो कुछ याद नहीं होता, थोड़ा करके रोज़ पढ़ते रहिए तो एक दिन आप बहुत क्या हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे।
तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरी क्लास का इंतज़ार करें। थैंक यू।